हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें शुरुआत के जो 3 से 4 आर्टिकल है उसको मैं समझाऊंगा अच्छी तरीके से, प्लस उसको कैसे आपको देखना है, किस तरीके से डिफरेंट डायमेंशन से हॉलिस्टिक एक अप्रोच से चीज़ों को समझना है ताकि हम प्री और मेंस में जो क्वेश्चन है उसको समझ के आंसर कर सके। और इसके बाद के जो आर्टिकल रहेंगे उसको आपको वैसे ही पढ़ना है जिस तरीके से हमने आपको ये इस एनालिसिस में बताया है। इसका जो पीडीएफ है ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, तो उससे आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट भी प्रोवाइड की जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। जो भी गाइडेंस होगा वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे और रिमेडियल क्लासेस भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी अगर कोई चीज़ें आपको क्लास में समझ में नहीं आती है तो। और इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फर्दर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो ये जैसे मैं कल भी बताया था आपको कि यूपीएससी इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज एंड योर आईक्यू। ये आपका आईक्यू टेस्ट और नॉलेज टेस्ट से कहीं ऊपर है। आपका सोशल इंटेलिजेंस, आपका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, आपका इंटेलिजेंस अबाउट द ग्लोबल अफेयर्स, तो ये जो भी आपके अराउंड द क्लॉक जो भी इश्यूज चल रही है, किस तरीके से सोसाइटी को, इकोनॉमी को, पॉलिटी को, राइट्स को इम्पैक्ट कर रही है, ये सभी चीज़ें समझना ज़रूरी रहता है। तो इसीलिए क्या करना है, आपको बारीकी से चीज़ों को पढ़ना है, हॉलिस्टिकली चीज़ों को समझना है, डिफरेंट जीएस पेपर के डिफरेंट सब्जेक्ट से चीज़ों को इंटर लिंक करना है, इंटरकनेक्टेड वे में पढ़ना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा। ओके। और इसी के साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका लाइफ है इट्स नॉट इक्वल टू यूपीएससी रैंक या फिर आपका स्टेट पीसीएस रैंक। तो इसीलिए ईगो का कॉन्टेस्ट में मत जाइए, इससे आपका समय बर्बाद हो सकता है। तो इसीलिए क्या है, आप हॉलिस्टिकली चीज़ों को पढ़िए, अपना जो अटेम्प्ट है उसको दीजिए और साइड बाय साइड आप डिफरेंट शॉर्ट ऑफ जो कैरियर ऑप्शंस रहते हैं उनको भी एक्सप्लोर करते रहिए। क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है, आपको पीसफुली रहना है, हैप्पी रहना है, प्रॉस्परस रहना है और सोसाइटी को सर्व करते जाना है इन एनी पॉसिबल वेज। ओके। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है डिजिटाइजेशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। अभी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, डिजिटाइजेशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया और डेमोक्रेटाइज्ड इंडिया और डिजिटाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट इक्वलाइजर, फुल स्टॉप करके कमेंट। तो ये जो तीनों लाइन मैंने आपको बताए, डिजिटाइजेशन हैज डेमोक्रेटाइज्ड इंडिया, ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया और इक्वलाइज्ड इंडिया, फुल स्टॉप करके कमेंट करके एक आंसर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है सिंपली। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो हमने पास्ट में देखे हैं यूपीएससी और डिफरेंट स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में। तो चलिए समझते हैं कि डिजिटाइजेशन ने किस तरीके से इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया है। तो पहला तो ये जो आर्टिकल है, जो इसका कोर है, ये बता रहा है कि इंडिया का डिजिटल जो रेवोल्यूशन है ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये डेलिबरेटिव है, इसको जानबूझ के लाया गया है। ये कोलैबोरेटिव है, प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर है उसके बीच में कोलैबोरेशन है, पीपल सेंट्रिक है और ये गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी के तहत आया है। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो अर्ली जो आपका मिड 2010 में था, आधार का एनरोलमेंट होना, बायोमेट्रिक आइडेंटिटी, प्रधानमंत्री जन धन योजना का लॉन्च किया जाना, उसके तहत बैंक अकाउंट्स खोले जाने, फिर जैम ट्रिनिटी को लाना, जनधन आधार मोबाइल, ताकि क्या किया जा सके, जो वेलफेयर स्कीम्स है उनको बिना लीकेजेस प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट है डेवलपिंग द ट्रांजैक्शनल लेयर। तो उसके बाद ट्रांजैक्शनल लेयर जो बैंक ट्रांजैक्शन है उसका लेयर को बनाया गया, जैसे यूपीआई इन 2016। उसके बाद आप देख सकते हैं भीम का डेवलपमेंट हुआ।
बाय एनपीसीआई। देन आपका जो प्राइवेट पेमेंट पार्टनर्स है या फिर गेटवेज है, लाइक फ़ोन पे हो, जी पे हो, इन सभी चीज़ों का आगमन हुआ। तो इसमें आप एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देख सकते हैं। उसके बाद सेक्टर स्पेसिफिक एप्लीकेशन, डिफरेंट सेक्टर में इसका सेक्टर स्पेसिफिक एप्लीकेशन होने लगा, जैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, फिर आपका ई नाम। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्यों? फॉर प्रोक्योरमेंट। ई नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ताकि वर्ल्ड इंडिया के जितने भी एग्रीकल्चरल मार्केट है, एपीएमसीज है, उनको क्या की जा सके, ऑनलाइन ऐप के जरिए, ई नाम के जरिए जोड़ दी जा सके, जिससे क्या है, एक फार्मर जो है वो अपना प्रोड्यूस कहीं भी सेल कर सकता है ऑनलाइन बिडिंग के जरिए। नेक्स्ट है डिजी लॉकर, जिससे क्या है, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिजिटली सेव की जा सकती है। तो इससे डरने का या फिर फटने का, जलने का ये जो डर रहता है वो हमारा खत्म हो जाता है। ओके, तो इससे हमारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेफ रह जाती है इन आवर डिजी लॉकर। नेक्स्ट है क्राइसिस इंड्यूस्ड एक्सेलरेशन। तो जब क्राइसिस आया था कोविड-19 का, तो हमने क्या किया, आपका आरोग्य सेतु ऐप हो, कोविन हो, इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट किया। एजुकेशन में आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स हो या फिर स्वयं पोर्टल हो, इन सभी चीज़ों का हम जिक्र कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर में हो, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मतलब आपके गवर्नेंस में हो, देन आपके हेल्थ में हो, या फिर क्राइसिस में हो, या फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन में हो, ओके, या फिर वेलफेयर सर्विस डिलीवरी में हो, तो किस तरीके से जो डिफरेंट सेगमेंट में जो ये आर्टिकल है, किस तरीके से आपका जस्टिफाई कर रहा है कि डिजिटाइजेशन ने किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। अभी जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, चीज़ों को जस्टिफाई करना ज़रूरी रहेगा। आप इसका जो रीज़न है, क्यों कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, इन सभी रीजंस को आप लिखेंगे। और इसी के साथ ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में क्या है, जीईएम प्रोक्योरमेंट के बारे में या फिर पोर्टल के बारे में, ई नाम पोर्टल के रिगार्डिंग, कोविन के रिगार्डिंग ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और इन फ्यूचर भी क्या है, डिफरेंट शॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी आप इसमें वही चीज़ें मेंशन की गई है, डिजी यात्रा हो, ई साइन हो, ओके, फिर ई मार्केट प्लेस ऑलरेडी हमने देखा है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हो, तो इन सभी चीज़ों का हम मेंशन कर सकते हैं। दीक्षा हो, फिर स्वयं हो, कोविन हो, तो ये सभी क्या कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है इंडिया को इन डिफरेंट सेगमेंट। अभी एग्जाम में क्या है, चैलेंजेस भी आपको लिखने पड़ते हैं। तो डिजिटल डिवाइड हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है। देन डिजिटल जो लिटरेसी है, लगभग 20-30% पॉपुलेशन होंगे जो डिजिटली लिटरेट है, और फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट अभी हाल ही के समय पे केरला को अचीव हुआ है। तो डिजिटल लिटरेसी आज के समय पे काफ़ी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो डिजिटल इंडिया मिशन है उसके तहत अभी उसका जो आपका बून है, अच्छा है, मेरिट है, उसके साथ डीमेरिट्स भी रहता है। तो डीमेरिट्स क्या है? साइबर सिक्योरिटी का जो थ्रेट है। तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट मीन्स क्या, कि आपके इंटरनेट प्लेटफॉर्म के ऊपर, मोबाइल से हो, कंप्यूटर से हो, जो भी सर्विसेज हम एक्सेस करते हैं, उसमें आपके जो एनोनिमस जो इंसान है वो क्या कर सकता है, थ्रेट कर सकता है। ओके, तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी है, और साइबर सिक्योरिटी के लिए डिजिटल लिटरेसी ज़रूरी है, डिजिटल डिवाइड को भी ब्रीच करना ज़रूरी है, और जो डेटा प्राइवेसी का एक कंसर्न है। तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हमारा डेटा क्या कर सकता है, चुरा सकता है। तो जो हमारा प्राइवेसी है वो वायलेट हो सकता है, और प्राइवेसी का वायलेट होना मतलब आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ लिबर्टी डिग्निटी का वायलेशन होना। तो उसको रोकने के लिए ज़रूरी क्या है, कि जो डेटा है हमारा उसको उसका प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाए। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट देखा जाता है। जो शहर है उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो दूर दराज के इलाके है, ग्रामीण इलाके है, उसमें इंटरनेट की अवेलेबिलिटी जो है, जो सहूलियत है वो नहीं देखी जाती है। इसी से क्या होता है, डिजिटल डिवाइड बढ़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट को जब हम काउंटर करेंगे तो डिजिटल डिवाइड ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। एक्सक्लूजन बाय डिज़ाइन, तो डिज़ाइन की वजह से क्या होता है, एक्सक्लूजन हो जाता है। जैसे अभी जो आपके ऐप्स है, एप्लीकेशन है, या फिर जो डिवाइस है, उसमें जैसे एक लैंग्वेज का ऑप्शन रहना या फिर 2-4 लैंग्वेज का ऑप्शन रहना, तो इससे क्या है, आपके जो डिफरेंट वर्नाकुलर स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो नहीं समझ पाते हैं, तो उनका एक्सक्लूड हो जाता है। तो इसीलिए क्या करना है, जो डिवाइस बनाते हैं, जो सिस्टम बनती है, उसको इंक्लूसिव बनाना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी जो की टर्म्स है उनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो ये सेट ऑफ शेयर्ड डिजिटल सिस्टम है, लाइक आइडेंटिटी, पेमेंट, डेटा एक्सचेंज। जेम ट्रिनिटी क्या है, जनधन आधार मोबाइल, जिसके जरिए क्या की जाती है, जो आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो या फिर वेलफेयर स्कीम्स हो, उसको प्रोवाइड की जाती है।
फिर इंडिया स्टेक क्या है? सेट ऑफ ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो क्या प्रोवाइड करती है? इंटरफेस प्रोवाइड करती है। फिर यूपीआई क्या है? ये तो हमें पता ही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बायर और सेलर के बीच पे या फिर रिसीवर और सेंडर के बीच में जो पेमेंट है उसको सक्सेसफुली कंडक्ट करा सकते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स क्या है? ये आपके जो ई कॉमर्स का मोनोपोली है उसको ख़त्म करने के लिए जो आपके स्मॉल बायर्स है, सेलर्स है, उनको इससे कनेक्ट किया जाता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ऑलरेडी बताया है कि ये गवर्नमेंट का एक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म है, जिससे अभी क्या है, ट्रांसपेरेंट तरीके से आपकी जो प्रोक्योरमेंट है वो की जाती है और जो करप्शन है उसको काफ़ी मिनिमाइज किया जा सकता है। कोई मिडिल मैन इसमें नहीं रहेगा, सीधा ऑनलाइन बेचा जाएगा और इससे एमएसएमई स्पेशली देन आपके जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको काफ़ी सहूलियत हुई है, उनका एम्पावरमेंट हुआ है। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड में क्या लिखना है? वही जो चैलेंजेस है उनको हटाने हैं, ब्रिज करना है डिजिटल डिवाइड को, डिजिटल लिटरेसी को कम करना है, इनेक्ट करना है रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ को, जैसे अभी हाल ही में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है। ओके, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका इसमें जो हमारा आईटी एक्ट है 2000 का, उसको मेंशन कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है, इसके लिए आप सीड एक्ट देख सकते हैं। देन जो सर्ट है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। फिर साइबर सुरक्षित भारत का जो स्कीम है उसको मेंशन कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम मेंशन कर सकते हैं इन आवर वे फॉरवर्ड while राइटिंग एन आंसर। ओके, नेक्स्ट, जस्टिस इन क्लाइमेट कोऑपरेशन। तो अभी जस्टिस किस में लाना है? क्लाइमेट कोऑपरेशन में। तो वर्ल्ड में अगर देखें, जो क्लाइमेट चेंज है जिसके वजह से ग्रीन हाउस गैस बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग होना, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना, सी जो लेवल है उसका राइज होना, उससे जो स्मॉल नेशंस है उनकी वो वल्नरेबल पोजीशन में चले जाना, देन आपके जो अंटार्कटिका का आइस है उसका आपका जो मेल्टिंग है वो फास्ट होना। तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही है, वर्ल्ड लेवल पे डिफरेंट तरीके से इनजस्टिस को फैला रही है। तो क्लाइमेट कोऑपरेशन में हमें जस्टिस लाना काफ़ी ज़रूरी है। तो स्पेशली अभी ध्यान रखिएगा, इसमें जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो आपका प्रिंसिपल था कि एनवायरनमेंट कॉमन है बट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफरेंट रहेंगी। हर देश जो है इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं प्ले करेगा। क्यों नहीं प्ले करेगा? सीबीडीआर जो है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये 1992 में आया जब आर्ट समिट चल रहा था रियो दी जेनेरियो में। तो ये जो आपका कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें आपका एक डिबेट हुआ कि जो ग्लोबल नॉर्थ की नेशन है, यूरोप है, अमेरिकन रीजन्स है, कनाडा हो, फिर आपका यूएसए हो, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल इमिशंस किया है। सबसे ज़्यादा इमिशन करके इन्होंने सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट है उसको अचीव किया है एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो अभी उन्होंने जो डर्ट फैलाया है, जो उन्होंने लॉस किया है और या फिर जो डैमेज किया है, उस डैमेज के लिए या फिर जो पॉल्यूट किया है तो उसको वही ज़्यादा पे करेंगे। इसी से आया पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, कि जो पॉल्यूटर्स है वो ज़्यादा पे करे, जो नॉन पॉल्यूटर्स है, राइजिंग इकोनॉमी है लाइक इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी कम रहेगा। तो वही चीज इसमें सीबीडीआर में कहा गया था। तो अभी इसमें थोड़ा सा चेंज ये किया गया है कि जो पर कैपिटा फोकस है उसमें ध्यान देना चाहिए। अभी अगर देखें हम तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट जो आपका इमीटर है ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, थर्ड और फिफ्थ, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ इसको, प्रोबेबली थर्ड और फिफ्थ के अंदर है, मतलब हम काफ़ी टॉप में है इमिशन में। लेकिन अगर इमिशन में हम टॉप में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी जो इमिशन है वो कंपेयर टू यूएसए ज़्यादा है। कैसे? फॉर एग्जांपल, यूएसए की अगर 35 करोड़ पॉपुलेशन जितना पोल्यूशन कर रही है, तो हमारे देश में अगर देखें तो 140 करोड़ पॉपुलेशन उतना पोल्यूशन कर रही है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कम पॉपुलेशन में ज़्यादा पोल्यूट जो कर रही है उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और प्लस उनका हिस्टोरिकल जो इमिशन है वो एक साइड में है ही। तो इसीलिए पर कैपिटा फोकस पे ध्यान देने को इस आर्टिकल में कहा गया है। प्लस जो डाटा है उसको बेटर तरीके से कलेक्शन करनी है बाय बॉडीज लाइक आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका अभी तक 6 असेसमेंट रिपोर्ट आया है। तो इस 6 असेसमेंट रिपोर्ट में हमने देखा था कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसमें आईएनडीसी आ गया, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो इस आर्टिकल ने
आईएनडीसी को क्रिटिसाइज किया है कि सीबीडीआर को रिप्लेस ना करे, क्योंकि सीबीडीआर को रिप्लेस करते ही क्या होगा, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन की सब देश अपने हिसाब से खुद टारगेट सेट करेंगे कि कितना पोल्यूशन हमें कम करना है। तो उस तरीके से क्या होगा, वो अपने हिस्टोरिकल जो इमिशन है उसको इग्नोर करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, लाइक चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। तो इसीलिए इस आर्टिकल ने कहा है कि जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, जो काफ़ी वेग है, उसमें कंट्री अकाउंटेबल नहीं भी हो सकती है, या फिर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इसको अकाउंटेबल नहीं भी ठहरा सकता है। सो इसीलिए बेटर है कि सीबीडीआर को ही कंटिन्यू रखा जाए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें ध्यान दिया जाए कि पार कैपिटा जो फोकस है उसको देखा जाए, आपका जो पर कैपिटा कौन ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है। तो अगर हम 150 करोड़ पॉपुलेशन के साथ थर्ड में है, तो कोई 35 करोड़ पॉपुलेशन के साथ फर्स्ट में है, तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बनता है देन दी कंट्री हैविंग पॉपुलेशन 150 करोड़। तो वही चीज़ इसमें आर्ग्यूमेंट जो है वो दी गई है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है या फिर ये जो फैक्ट है कि सीबीडीआर कब आया, 1992 यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत जो आया इन रियो आर्ट समिट। तो उसके ये जो डेटा है, ये जो डिटेल्स है, ये आपकी प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है और मेंस में भी आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर प्री 1990 में देखें तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो पहला कॉन्फ्रेंस था 1972 में, स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम में। फिर आपका 1987 में ब्रुंटलैंड रिपोर्ट आया था जिसने इंट्रोड्यूस किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें ऐसे डेवलप करना है जो क्या नहीं करेगा, फ्यूचर के जनरेशन का जो कैपेबिलिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। मतलब इंटर जनरेशनल क्लाइमेट इक्विटी के बारे में इसमें बात किया गया है। फिर कियोटो प्रोटोकॉल, तो कियोटो प्रोटोकॉल में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी जो पढ़ाया था उसका आपका फाइनलाइजेशन हुआ, और इसमें कंट्री को 2 हिस्सों में बांट दिया, एनेक्स कंट्री और नॉन एनेक्स कंट्री। तो एनेक्स कंट्री में डेवलप कंट्रीज रहेंगी जिनको क्या करना पड़ेगा, बाय 2012 5% तक उनका इमिशंस को कट करना पड़ेगा। तो इससे जो डेवलप कंट्रीज है लाइक यूएसए, कनाडा, वो भड़क गई कि हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि उनका जो हिस्टोरिकल इमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा है देन दी डेवलपिंग नेशंस लाइक चाइना एंड इंडिया। फिर कोपेनहेगन क्लाइमेट एग्रीमेंट, इन सभी चीज़ों को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। तो जो मैंने मेन मुद्दे की बात है वो आपको बता दी है। नेक्स्ट चैलेंज क्या है, इक्विटी वर्सेस इफिशिएंसी। तो इक्विटी वर्सेस इफिशिएंसी क्या बता रहा है कि बैलेंस करना है हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी को, क्योंकि आपकी जो डेवलप नेशंस है वो ज़्यादा इफिशिएंट है, उनको ज़्यादा रोल प्ले करना पड़ेगा। और अगर आपके डेवलपिंग नेशंस के ऊपर ज़्यादा रोल थोपा जाता है तो ये इक्विटी के खिलाफ है कि पोल्यूशन आप ज़्यादा करेंगे, हम क्यों उसका भरण पोषण करें। ओके, तो इसीलिए इक्विटी वर्सेस इफिशिएंसी। फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजिकल गैप, तो डेवलपिंग नेशंस के पास फाइनेंस की कमी है, टेक्नोलॉजिकल गैप की कमी है, तो इसीलिए क्या करना है, डेवलप नेशंस को बेटर रोल प्ले करना है, प्लस फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी देना है डेवलपिंग नेशंस को ताकि वो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म्स को अडॉप्ट कर सके। फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड जो कंप्लायंस है उसमें भी ध्यान देना है कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, या फिर कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं, इसको लेके भी क्या है आपकी एक एम्बिग्विटी सी रहती है। नेक्स्ट है जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन में आप देख सकते हैं यूएसए ने विड्रॉ किया पेरिस क्लाइमेट डील से, तो फिर कनाडा ने कियोटो प्रोटोकॉल से पहले आपका विड्रॉ कर लिया था। तो ये सभी चीज़ें क्या करती है, आपकी जो हमारी गोल है क्लाइमेट जस्टिस की उसको डिफीट करती है। बेटर डेटा एंड मेजरमेंट एक चैलेंज है, तो इसको भी हमें टेकल करना है ताकि बेटर तरीके से डेटा कलेक्ट करके मेजर की जा सके कि कंट्री जो है वो बेटर आपकी कंट्रीब्यूट कर रही है या नहीं। वल्नरेबल पॉपुलेशंस के लिए जस्टिस दिलाना काफ़ी ज़रूरी है। तो स्मॉल नेशन के लिए क्या है, काफ़ी इनजस्ट है, उन्होंने पोल्यूशन किया भी नहीं है, रिच नेशन ने पोल्यूशन किया है, लेकिन वो उसका जो बर्न है वो फेस कर रहे हैं, तो उसको दूर करना काफ़ी ज़रूरी है। फिर इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ का एक चैलेंज है कि पोल्यूशन कम करने जाए तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसमें कंस्ट्रेंट आ जाती है, क्योंकि ऐसा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहेंगे तो मोर और लेस पोल्यूशन होगा ही। तो इसीलिए ट्रांजिशन करना है किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी में, ताकि हम क्या करें, डेवलपमेंट भी अचीव करें, ग्रोथ भी अचीव करें विदाउट हार्मिंग आवर एनवायरनमेंट। बाकी जो की टर्म्स है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, अगर आप थोड़ा सा फिलोसॉफिकल इसका एंगल देखना चाहे तो जॉन रॉल साहब ने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में क्या है कि जो आपकी वीक कंट्रीज है
उस उनके ऊपर ज़्यादा आपका भार नहीं होना चाहिए। फेयर रूल बनाना चाहिए। फेयर रूल क्या कहेगा कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलप नेशंस को ज़्यादा रोल प्ले करनी है देन दी अंडर डेवलप और डेवलपिंग नेशंस। फिर पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का फिलोसॉफी अगर देखें तो जिसने पॉल्यूट किया है वो भरे, किसी और की गंदगी कोई और क्यों साफ करे। इंटरजेनरेशनल इक्विटी क्या कहता है कि फ्यूचर जनरेशन का जो कैपेसिटी है उसको हम कंप्रोमाइज हमें नहीं करना है। हमने जो अपना अर्थ है, इसके रिसोर्सेस है, इसको हमने इनहेरिट नहीं किया है फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, हमने इसको बोरो किया है फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन। तो उस हिसाब से हमें देखना ज़रूरी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बाकी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं घर में तो कौन से पढ़ेंगे वो चीज़ें इसमें मेंशन की है। चलिए देखते हैं आगे। बाकी वे फॉरवर्ड मैंने इसको ऑलरेडी इस चैलेंजेस के साथ ही आपको बता दिया है। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम विथ स्कूल्स। तो आज के समय पे जो स्कूल है उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो नंबर 1 आप देख सकते हैं कि क्वालिटी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो स्कूल है, हायर सेकेंडरीज है, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो पढ़ाई है वो अप टू द मार्क नहीं है, जिसके वजह से क्या है, डिफरेंट जो फैमिलीज है अपने बच्चे को प्राइवेट कोचिंग दिलवाते हैं, सप्लीमेंट करवाते हैं। तो एक जब बच्चे को स्कूल में डाल दिया गया, हायर सेकेंडरी में डाल दिया गया, उसके लिए उसको वहाँ फ़ी भी दे दी गई। गवर्नमेंट है तो मिनिमम फ़ी दिया, और सरकारी है तो या फिर गवर्नमेंट है तो मिनिमम फ़ी दिया, और प्राइवेट है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ी दिया। उसके बाद भी अगर प्राइवेट कोचिंग या फिर प्राइवेट ट्यूटोरियल्स लिया जाता है तो ये क्या है, फेलियर है हमारे फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम का। नो डाउट कोचिंग जो मार्केट है या फिर ट्यूटोरियल मार्केट का मैसिव मार्केट ग्रोथ देखा गया है 8 बिलियन का, लेकिन ये जो ग्रोथ है इससे क्या है, जो फैमिली है उसका इनकम काफ़ी लॉस होता है इन मतलब नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में, कि ऑलरेडी एक चीज़ के लिए पैसा पे कर दिया था स्कूल में, फिर उसके लिए पैसा पे कर रहे हैं, तो उससे क्या है, ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है। तो लगभग जो आपके शहर के फैमिलीज है उनका 30% जो पैसा उनका 30% इनकम सिर्फ उनके बच्चों को पढ़ाने में जाता है, स्पेशली कोचिंग क्लासेस में जाता है। तो इससे अभी क्या है, जो बर्डन है वो बढ़ रही है, और जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसका फेलियर देखा जा रहा है। तो इसका फेलियर को सब्सटेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं, बाय असर रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो असर रिपोर्ट के मुताबिक मोर देन 50% स्टूडेंट के अंदर क्या है, लर्निंग गैप है। अभी क्लास 9-10 का बच्चा जो है वो क्लास 5-6 का बुक जो है पढ़ नहीं सकता है, मैथमेटिक्स जो है कर नहीं सकता है। फिर आपके जो परख का सर्वे रिपोर्ट है उसके हिसाब से आपके 100 में से मैथ्स में बच्चों को सिर्फ 37 मिल रहा है। तो इससे क्या है, जो आपकी स्टेम एजुकेशन है उसमें फ्यूचर में बच्चों के अंदर वीकनेसेस देखी जा सकती है। फिर जो वर्ल्ड बैंक है उसके हिसाब से, उसके रिपोर्ट के हिसाब से 55% स्टूडेंट के अंदर आपकी जो लर्निंग पॉवर्टी है, लर्निंग पॉवर्टी मतलब क्या, पढ़ लिख नहीं पाते हैं, कि क्लास 9-10 तो पहुंच गए लेकिन 55% को पढ़ना नहीं आता है, कलर चूज करना नहीं आता है, जो एक सम है उसको सॉल्व करना नहीं आता है, बेटर प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का प्रॉब्लम देखा गया है। तो प्रपोज्ड सोल्यूशन क्या है कि टीचर का जो पे है उसको स्टूडेंट का अचीवमेंट के साथ लिंक कर दिया जा सकता है। ये एक आपका सोल्यूशन इसमें प्रपोज किया गया है। तो बाकी आप देख सकते हैं कि राइज ऑफ हाई स्टेक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक आईआईटी, जेडब्ल्यू, नीट, यूपीएससी, आईआईटी के लिए जेडब्ल्यू एडवांस, नीट, देन यूपीएससी, इनके लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा कोचिंग फ़ी होती है, और इससे जो आपका मेंटल इंस्टेबिलिटी है वो भी देखा गया है, स्पेशली जेडब्ल्यू और नीट के स्टूडेंट के अंदर सुसाइड का रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इन सभी चीज़ों को दूर करना काफ़ी ज़रूरी है। प्लस और अगर चैलेंजेस देखें तो जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी है वो डिपेंड होती जा रही है। जो रिसोर्स रिच पर्सन है, फाइनेंशियली साउंड है, वो इस तरीके के जो कोचिंग से अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो पुअर है वो पीछे छूट जा रहे हैं। फिर मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, पूरा रेट रेस लगा हुआ है। तो इसके वजह से क्या है, एंजाइटी, बर्नआउट, ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। स्कूल का जो आपका एक पहले एक रेस्पेक्ट था, डिग्निटी था, वो भी डी वैल्यू हो रहा है। और कोचिंग जो है वो रोट लर्निंग को प्रमोट कर रही है कि एनी हाउ एग्ज़ाम को क्रैक करना है।
फिर जो आपकी कोचिंग्स है उनकी अकाउंटेबिलिटी भी काफ़ी लैग देखी जाती है, अनरेगुलेटेड है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ओके, तो उनको रेगुलेट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो की कुछ टर्म्स दी गई है, सिस्टमैटिक डिके हो रहा है, तो पूरा एजुकेशन सिस्टम में क्या है, जंग लग गया है या फिर डिके हो रहा है या फिर ये रॉटन पोटैटो की तरह हो रहा है। ऐसा असर जो है हमने ऑलरेडी देखा। फिर पीसा जो है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, ये OECD जो है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसका असेसमेंट है जो 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट का रीडिंग, मैथमेटिक्स एंड साइंस को ये सर्वे करती है। तो इसका सर्वे में भी क्या है, वही है, 50-55% लर्निंग स्टूडेंट के अंदर लर्निंग का गैप देखा गया है, लर्निंग पॉवर्टी, एजुकेशन पॉवर्टी देखी गई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल आपको देखना पड़ेगा जब एग्जाम में लिखेंगे। सोशल इनइक्वालिटी ये आपका बढ़ा रहा है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन गैप क्रिएट कर रहा है हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच। हैव मीन्स रिच, हैव नॉट्स मीन्स पोर। पॉलिटिकल अगर देखें तो फेलियर है गवर्नमेंट की पॉलिसी का कि इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे राइट टू एजुकेशन को प्रॉपर्ली। लीगल अगर देखें तो जो रेगुलेटरी वैकम है किसके लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। एथिकली देखें तो राइजिंग एथिकल क्वेश्चंस अबाउट द कॉमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का क्या हो रहा है, कॉमोडिफिकेशन हो रहा है, ज़्यादा कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है। और एजुकेशन क्या है, एक कॉमर्शियल गुड नहीं है, इट इज़ अ सोशल गुड, इट नीड्स टू बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल दी सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ आवर सोसाइटी। ओके, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमने देखा ऑलरेडी, पीसा क्या दिखा रहा है, OECD का जो सर्वे है वो। इकोनॉमी में अगर देखें तो नो डाउट ये आपका मार्केट बूम कर रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंटली जो रिसोर्स है हाउस होल्ड का उसको ड्रेन कर रहा है। बाकी अगर आप घर में अपने से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कौन सी किताबें पढ़नी है वो इसमें बताया गया है। चलिए देखते हैं आगे। तो शॉर्ट टर्म इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, शॉर्ट टर्म में रेगुलेट करना है कोचिंग्स को, मीडियम टर्म में सिस्टमेटिक रिफॉर्म लानी है, लाइक टीचर्स ट्रेनिंग करना, कैपेसिटी बिल्ड करना टीचर्स का अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना। और जो असेसमेंट होता है इट नीड्स टू बी रेगुलर असेसमेंट, 360 डिग्री हॉलिस्टिक असेसमेंट नीड्स टू बी इंश्योर्ड। ओके, लॉन्ग टर्म में देखें तो स्ट्रक्चरल एंड एटीट्यूडनल जो चेंज है उसको लाना काफ़ी ज़रूरी है। तो एटीट्यूडनल चेंज में क्या है, हमें सिर्फ रोट लर्निंग नहीं करनी है, एम्फसाइज करना है क्रिटिकल थिंकिंग को, इमोशनल आपका लर्निंग को, फिर जो बच्चों के अंदर जो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग होती है उसको डेवलप करना है। इट मीन्स हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में गांधी जी ने माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को डेवलपमेंट करने के बारे में कहा थ्रू एजुकेशन। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में अगर देखें तो उन्होंने हॉलिस्टिक फोकस पे ध्यान दिया है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करना, जो क्रिएशन है उनको निकालना। फिर जॉन डीवी जो है आपके USA के फिलोसोफर, उन्होंने कहा है कि एजुकेशन अच्छे लाइफ के लिए नहीं चाहिए, एजुकेशन कंटिन्यूअस रहेगा, ये इटसेल्फ एक क्या है, लाइफ है। ओके, तो ये सभी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। बात के जो आर्टिकल है ये सभी आपको इसी लाइन में पढ़ने हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया। ओके, तो इसमें और डिफरेंट आर्टिकल है, PDF ऑलरेडी दिया है, पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। क्या तरीके से पढ़ेंगे, कौन से तरीके से, किस तरीके से चीज़ों को देखेंगे, वो सभी मैंने आपको बता दी है। और सभी समझाने लगा तो ये वीडियो 2 घंटे का बन जाएगा। ओके, तो इसे हमारा जो पर्पज़ है आपको समझाना, कैसे पढ़ना है, वो डिफीट हो जाएगा। ओके, समझाने को मैं समझा सकता हूँ लेकिन समय बहुत लग जाएगा। बाकी WTO का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये सभी चीज़ें ज़रूरी रहेगी, पूछा जा सकता है क्योंकि ऑलमोस्ट WTO डिफंक्ट होके रखा है अभी। ओके, फिर आपका जो AC है उसके वजह से कैसे ग्रीन हाउस गैस का इमिशंस बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, किस तरीके से AC जो है कंट्रीब्यूट कर रही है। मार्केट का क्या रोल है, रोल ऑफ पावर, किस तरीके से मार्केट क्या कर सकती है, सोसाइटियल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, पीपल्स डेवलपमेंट ला सकती है, वो देखना ज़रूरी है। फिर SC ऑन एंटीसिपेटरी बेल इन कास्ट क्राइम, तो कास्ट क्राइम में एंटीसिपेटरी बेल को लेके क्या स्पेशल जजमेंट्स दी गई है, तो ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत ज़रूरी रह सकती है। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।